वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ प्रोनाउंस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको प्रोनाउंस का बेसिक डिफिनेशन बताया था और प्रोनाउंस का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें कि मुख्य रूप से हमने आपके साथ लेक्चर 1 में पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्कस किया और रेसिप्रोकल प्रोनाउन डिस्कस किया था। तो 3 जो मुख्य टाइप्स हैं वो हमने आपको डिस्कस किया था प्रोनाउंस का। अब जो है उसी कड़ी में जो है टोटल देखा जाए तो टोटल 9 टाइप का जो है प्रोनाउंस है। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग प्रोनाउंस का करेंगे तो हमने 3 आपको फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है और फोर्थ जो टाइप्स है प्रोनाउंस का यहाँ से हम लोग लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फोर्थ है टाइप्स प्रोनाउन का वह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है इसका कौन कौन से प्रोनाउन इसके अंतर्गत आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का स्पष्टीकरण या वर्णन, इस तरह की बातें। तो जनरली इस प्रोनाउंस का इस्तेमाल वर्णन करने में, लॉजिक देने में, इस तरह का चीज़ों में किया जाता है, तो स्पष्टीकरण देने में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत जो सब प्रोनाउन आते हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक लिस्ट जो है हम लिखा रहे हैं आपको। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one, anyone, ठीक है, everyone, something, nothing, anything, everything, some, all, many, few, none, वन, etc। ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउंस जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इनका जो है आपको याद रखना है ये लिस्ट में, ठीक है, कि कौन कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। देखिए ये याद हो जाएगा आपको। समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। तो देखिए सब में बॉडी लगा हुआ है। और फिर समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। देखिए इसमें भी सब में क्या है, वन लगा हुआ है लास्ट में। समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। तो इसमें क्या लग रहा है, थिंग लग रहा है लास्ट में। तो सम, नो, एनी, एवरी, ये वर्ड जो है आपका जो है मेनली रूप से वर्ड है, केवल चेंज हो रहा है सब में। ठीक है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी। उसी तरह समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, ऑल, मैनी, फ्यू, नन, वन, etc। तो ये सारे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, स्पष्टीकरण देने में इन सारे प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट फिफ्थ जो है प्रोनाउंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में फिफ्थ प्रोनाउंस से आपका क्वेश्चन रहता है। तो फिफ्थ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या होता है मेनली रूप से, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन का पोसेसिव और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव केस का है उसके प्रोनाउन क्या करते हैं कि उसमें सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करके हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बनाते हैं। जैसे कि माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, देम सेल्फ है। तो इस तरह का जो
मतलब वर्ड है, ये सारे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सब आएगा? आई आएगा, आई, मी, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? यू आता है, ठीक है, यू, योर, इस तरह का जो होता है सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का जो पोसेसिव है, ठीक है, इसका पोसेसिव क्या होगा? सेकेंड पर्सन का पोसेसिव हो जाएगा आपका योर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन है, इसी तरह से करके जो है आपको फर्स्ट पर्सन का माई हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दोनों का जो पोसेसिव है और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव केस है, जो ऑब्जेक्टिव है, पोसेसिव है, तो इन दोनों को देखा जाए और इसके साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का पोसेसिव और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग इस वर्ड को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स। जोड़कर जो है, जैसे ही जोड़ते हैं इसके साथ फर्स्ट पर्सन के एंड सेकेंड पर्सन के पोसेसिव और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, देखिए माई के साथ क्या लगा दिए? सेल्फ लगा दिए, तो माई सेल्फ बन गया। फिर योर सेल्फ है, योर सेल्फ, तो ये देखिए लगा रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं ना पोसेसिव के साथ, योर सेल्फ। फिर है हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स। तो आपको अगर अगर आपको इतना ये सारी चीज़ याद नहीं भी है तो इसका कोई भी मायने नहीं रखता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आपसे जो ये मेनली रूप से पूछा जाएगा कि आपको ये पता है कि नहीं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का किस तरह से जो है सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये यूजेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट कीजिए, यूजेज जरूर सीखिए कि कहाँ उसका उपयोग करेंगे, तभी आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये सब जो है क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पहले आपसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, ये एक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। ही हर्ट हिमसेल्फ मतलब उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। तो क्या हुआ यहाँ पे? हिमसेल्फ जो है ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही हर्ट हिमसेल्फ मतलब उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि जो इतने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स है उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें नोट डाल के आप लोग लिखिएगा, इस बात को नोट डाल के लिखिएगा, यहीं से इसका यूजेज जो है इस्तेमाल शुरू होगा। जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, उन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या होता है? उसके बाद जो है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग होता है। अब ये देखिए निर्भर ये करता है उस सेंटेंस पर, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कहता है, ये अनुशासन कहता है इंग्लिश ग्रामर का कि उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो उस केसेस में
हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपने से एक्स्ट्रा रूप से, अपने से अलग से जो है उसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक अनुशासन है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करके उसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। किसको यूज करना है इस ऑब्जेक्ट की जगह? अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस में। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं इस पे। एग्जांपल क्या है कि ही इंजॉयड द पार्टी। तो देखिए ये इंजॉयड जो है आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये वर्ब है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंजॉयड द पार्टी, ये ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। लेकिन अगर जहाँ एक और देते हैं इसमें एग्जांपल, इसी में लेते हैं कि अगर ये ऐसा रहता, यही सेंटेंस, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। तो यहाँ पे क्या है कि जो देखिए ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है? हिमसेल्फ आपका जो है क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। और एट द पार्टी जो है क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जब एडवर्ब आपको डिस्कस करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसको कि एडवर्ब क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। किस कहाँ पर? ये पार्टी में, मतलब एक प्लेस की बात कर रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से ट्रांजिटिव वर्ब ज़्यादातर यूज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में? क्या उस ट्रांजिटिव वर्ब का आपके पास लिस्ट होगा? तभी ना आप समझ पाएंगे कि उसके बाद जो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। प्रयोग होना चाहिए था ऑब्जेक्ट का, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है इसके साथ में कि अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो क्या वो सेंटेंस गलत हो जाएगा क्या? तो हाँ, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया सेंटेंस ने, तो वो सेंटेंस अशुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे कर सकते हैं? आप उसमें क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जिसपे कि कॉमन एरर का क्वेश्चन बनता है। तो उस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देते हैं। तो आप लोग जो है 7-8 जो है हम ट्रांजिटिव वर्ब लिखा रहे हैं, आप उसका लिस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो है वर्ब जब पढ़ाएंगे हम चैप्टर, तो उसमें ट्रांजिटिव वर्ब का आपको कंप्लीट लिस्ट लिखाएंगे। ठीक है, तो अभी तत्काल के लिए आप लोग लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर हेडिंग लिखिए ट्रांजिटिव वर्ब, और इस लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के इस लिस्ट को। तो देखिए क्या क्या है? हर्ट है, HURT, हर्ट। दूसरा है चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, absent, satisfy, ले। ये सारे जो क्रिया हैं, ये सारे जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा। हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट, तो उस केसेस में आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, या तो आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिए या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कीजिए। मतलब ये दोनों में से कोई एक ना एक चीज़ होना चाहिए इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये लिस्ट याद रखिएगा आप लोग।
ये हमेशा आपसे पूछकर देखिए इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो उस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसको समझाने का कोशिश करेंगे। इसमें एग्जाम्पल है कि सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम, मतलब डीएम के सामने उसने क्या किया, मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो क्या क्या है आपका, ये वर्ब है इंट्रोड्यूस्ड, ये वर्ब क्या है आपको ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी हमने आपको लिस्ट दिया था हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, अब्सेंट, सेटिस्फाई और ले, ये जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो यहाँ देखिए वर्ब है, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट है? हाँ ऑब्जेक्ट तो है। तो ये जब ऑब्जेक्ट है तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, ये सेंटेंस जो है आपका सही है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, सही है। लेकिन अगर किसी ने इसी सेंटेंस को अगर इस तरह से लिखा रहता, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, तो क्या ये सेंटेंस सही होता या गलत होता? यहीं पर जो है क्लियर हो जाएगा इस बात का। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ तो ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हो गया, लेकिन क्या इसके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट तो यहाँ मी था, मी को तो हटा दिए ना इस सेंटेंस में। देखिए मी तो नहीं है ना, तो मी नहीं है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा बिना ऑब्जेक्ट का? ना ही ऑब्जेक्ट है ना ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। जब इन्होंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं किया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को शुद्ध करना है मुझे। अब तो मुझे पता भी नहीं है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, कैसे जान जाएगा कोई? इसके बाद जो है मी ही लगेगा, नहीं कोई पता कर सकता है ना। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को क्या करना है, अगर इस सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए दिया जाएगा कि इंप्रूव कीजिए इस सेंटेंस को, केवल अगर एरर करने के लिए दिया जाए, फाइंड आउट करने के, तब तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर है, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को शुद्ध करने की बात किया जाएगा, तो उस केसेस में हम ऑब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट, यहाँ मी लगेगा या यू लगेगा या कोई और ऑब्जेक्ट लगेगा? तो ऐसे केसेस में आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सहारा लेना है, ठीक है। तो सी के लिए जो है आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो होगा हरसेल्फ। सी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा हरसेल्फ। तो आपको जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट को देखते हुए कि ये कहाँ किस पर्सन में है और इसके लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, तो उस प्रोनाउन को यहाँ पर जो है आप ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को आप सही कर सकते हैं। तो फाइनली सही सेंटेंस क्या होगा? अगर ये सेंटेंस में एरर है तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे? इस चीज़ को लिखते हैं हम। इसको जब करेक्ट कीजिएगा तो ये होगा सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ टू द डीएम। शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द डीएम। देखिए यहाँ पर वर्ब है और ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। कैसे आप लोगों ने जाना कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ ही लगेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा सी का यूज किया गया है और सी के लिए जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है हर सेल्फ आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये सही सेंटेंस हो गया। तो आपको इम्प्रूव सेंटेंस में दिया जाएगा तो आप लोग इस तरह से इम्प्रूव कर लीजिएगा। तो चलिए अब जो है यहाँ पर जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोनाउन आपका इम्फेटिक प्रोनाउंस, उसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो 6 है इम्फेटिक प्रोनाउंस। इम्फेटिक प्रोनाउंस में अगर देखा जाए तो देखिए ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरह ही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आप लोगों को क्या बताए कि आपको जो है जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन का जो पोसेसिव है और थर्ड पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ हम लोगों ने क्या किया था, सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करके हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया था। यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउंस भी उसी तरह बनाएंगे। क्या करेंगे, उसमें भी सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करके हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन बनाएंगे। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब उसमें भी आपने सेल्फ्स या सेल्फ्स का प्रयोग करके इसको ऐड करके किसके साथ ऐड किए थे, तो फर्स्ट पर्सन
प्लस सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का क्या था, पोसेसिव था, पोसेसिव था, प्लस सेल्फ या सेल्फ्स करके इम्फेटिक यहाँ बना सकते हैं। और इसी तरह जो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव भी बनाया था। दूसरा आपको बताया था कि हमने कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के साथ, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर थर्ड पर्सन का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसके साथ भी आप लोग सेल्फ या सेल्फ्स का इस्तेमाल करके इम्फेटिक बना सकते हैं। सेम रूल हमने आपको जो है रिफ्लेक्सिव के साथ भी यही लिखाया कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकते हैं। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव के साथ जो है सेल्फ या सेल्फ्स का इस्तेमाल करके, दो बार एल लगा गया है, सेल्फ्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बना सकते हैं। तो इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव दोनों को बनाने का तरीका एक ही है, बट अंतर तो कुछ तो होगा, तभी तो अलग ये प्रोनाउन बना है। तो अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है, देखिए इम्फेटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज में जोर लगाना, इम्फेटिक मतलब होता है जोर लगाना। तो देखिए दोनों का जो मीनिंग होगा, मीनिंग में डिफरेंसेस आएगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो मीनिंग आएगा उसमें जैसे कि सेल्फ या सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे तो उसमें आएगा कि स्वयं को, खुद को, इस तरह का मतलब सेंस आएगा। लेकिन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन का अगर अर्थ देखा जाए तो उसमें ज्यादा ही जोर लगा रहेगा, स्वयं, खुद, मतलब अपने आप में, मतलब सुपीरियर, इस तरह की बातें होगी, ठीक है। तो स्वयं और खुद मतलब इस तरह का सेंस में यूज किया जाएगा। तो चलिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर समझने का कोशिश करते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस चीज को लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसमें किस तरह का सेंस आता है आपको, उसमें आता है कि स्वयं को, खुद को, इस तरह का जो है आपको सेंसेस आता है। लेकिन जब इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, तो उसमें क्या, किस तरह का सेंस आता है, स्वयं, खुद, इस तरह का जो है, मतलब जोर देने वाला, जोरदार, मतलब कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ, जो भी चीज़ है मैं ही हूँ, मतलब अपने आप को सुपीरियर, इम्फेटिक, जोर लगाकर, स्वयं, खुद, इस तरह का बातें होगी तो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि स्वयं को, खुद को, इस तरह का सेंसेस आएगा। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में अगर कोई सेंटेंस रहेगा तो इस तरह से रहेगा कि सोमा बिफुल्ड हरसेल्फ। इसका देखिए मीनिंग लिखता हूं नीचे में, सोमा बिफुल्ड हरसेल्फ, यानी सोमा ने खुद को बेवकूफ बनाया, सोमा ने खुद को बेवकूफ बनाया, बेवकूफ बनाया। इस सेंटेंस में देखिए कि सोमा ने क्या किया, खुद को बेवकूफ बनाया, खुद को, इस तरह का सेंस में, स्वयं को। तो ये क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका इस्तेमाल हुआ, ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए इसी सेंटेंस को अगर जहाँ थोड़ा सा मतलब करें कि थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, इस तरह का कुछ, इसी तरह का सेंटेंस रहेगा। इम्फेटिक में आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सोमा हरसेल्फ वेंट देयर। सोमा के लिए अलग से एक दे रहा हूँ, इसी तरह सोमा के लिए ही, सोमा हरसेल्फ वेंट देयर। क्या हुआ, सोमा खुद वहां गई। क्या हुआ, सोमा हरसेल्फ, सोमा जो है खुद गई। यहाँ पर देखिए पोजीशन भी देखिए आप चेंज हो गया। यहाँ पर क्या था, सोमा बिफुल्ड हरसेल्फ, लास्ट में इसका यूज किया गया। इसको देखिए सोमा पर जोर देने के लिए इसके साथ खुद अटैच किया गया है, सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, सोमा जो है खुद वहां गई। तो इस तरह का जो सेंटेंसेस है ये आपका इम्फेटिक है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि सोमा जो है खुद वहां गई, उसको किसी ने कहा नहीं था जाने के लिए, अपने से ही गई। तो सोमा खुद गई है वहां पर, तो सोमा खुद वहां गई, ये जो है आपका सेंटेंसेस है। तो सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, तो यहाँ पर क्या है, खुद वाला सेंस आ रहा है। तो ये जो हरसेल्फ है ये आपका इम्फेटिक का है, इम्फेटिक प्रोनाउंस का है। तो इस तरह से जो है आप लोग रिफ्लेक्सिव
और इम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच में आप डिफरेंसेस समझे होंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हमने आपको बेसिक यूज बताया कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है तो आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का वहाँ पर यूज कीजिए। ये अंडरस्टूड है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 7th नंबर जो क्लासिफिकेशन में है, 7th नंबर जो प्रोनाउन है वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं पहले उसका एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आपका आएगा हु, विच। इन सब वर्ड का आप लोग ज़्यादा यूज देखे होंगे। जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसमें इन सारे सेंटेंस, इन सब वर्ड का ज़्यादा यूज होता है। हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाट, एज, इस तरह का जो वर्ड है ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ये सारे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब क्या होगा कि ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता होगा। सेंटेंस में देखिए, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना, यही सारे काम्स हैं इनके लिए। लेकिन क्या बेसिक डिफरेंसेस है? हु जब यूज होगा तो कब हु का यूज करेंगे, कब विच का करेंगे, कब दैट का करेंगे, कब व्हाट का करेंगे, बट का करेंगे, एज का करेंगे। तो इन सब के बीच में जो है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा। उन डिफरेंसेस, माइन्यूट डिफरेंसेस को हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत। तो हु, विच, दैट, व्हाट, बट, एज, इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, इन वर्ड को, कि ये सारे जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउंस है। क्या है ये सब? रिलेटिव प्रोनाउंस है। हु, विच, दैट, व्हाट, बट, एज। तो चलिए हु से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हु, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उसका कैसे यूजेज करेंगे। तो हु का जो प्रयोग होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, मानव के लिए होता है। हु का प्रयोग किसके लिए होता है? मानव के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए प्रोनाउन है ना, नाउन क्या बताएं, प्रोनाउन का जो बेसिक डिफिनेशन है उस चीज को नहीं भूलिएगा। प्रोनाउन का जो बेसिक डिफिनेशन क्या है कि नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट कोई भी चीज है उनके बदले में यूज किया जाता है। तो देखिए इधर ह्यूमन रहेगा, जैसे राम रहेगा, ह्यूमन है, उसके बदले में अगर यूज करना होगा, ह्यूमन बींग्स के बदले में यूज करना होगा, तो आपको हु, विच दिया रहेगा, तो किसका इस्तेमाल कीजिएगा? अभी विच के बारे में भी बताएंगे, लेकिन हु के लिए हु को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हु का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, हु का जो प्रयोग है वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, मानव के लिए होता है। तो यहां पर लिखते हैं पहला, मानव के लिए, मानव के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। हु का प्रयोग मानव के लिए किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए किया जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। अगर ये लिखा रहे सेंटेंस, ठीक है, द बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। तो देखिए द बॉय जो है मतलब वो लड़का जिसने कि मेरा पर्स चुराया था एक विद्यार्थी था, इसका मतलब यही होता है हिंदी। तो देखिए द बॉय जो है क्या है, आपका ह्यूमन बींग है, लड़का जो है क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो इस ह्यूमन बींग के लिए हमने क्या किया, हु का प्रयोग किया। तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये एकदम सही है, क्योंकि हु का जो प्रयोग होता है मानव के लिए प्रयोग होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि द बॉय के लिए हम लोगों ने हु का प्रयोग किया है। तो ये एकदम सही है। ह्यूमन बींग्स के लिए आप लोग बस इतना सही रूल बना के चलिए कि ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। ठीक है, कि जैसे रहता कि दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु स्लेप्ट रमेश। यही वो आदमी है जिसने कि रमेश को तमाचा मारा, स्लेप्ट किया। तो देखिए दिस इज द मैन, ये मैन जो है क्या है आपका,
ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए हम लोग क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। इसका मतलब ये एकदम बिल्कुल सही है, ह्यूमन बींग्स के लिए हु का ही प्रयोग होना चाहिए, और इसमें हु का प्रयोग किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। चलिए अब जो है हु के बाद जो है दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो विच है, WHICH, विच। विच का प्रयोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो जो विच है उसका प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। इसका किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। अगर किसी ने इस सेंटेंस में, अब सोचिए कि अगर दिस इज द मैन विच स्लेप्ट रमेश, अगर ये लिखा रहता तो आप गलत समझ जाते कि ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत सेंटेंस है, क्योंकि विच का जो प्रयोग है वो वस्तु के लिए होता है, और जो मैन है, मैन तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के लिए तो हु का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हु का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर हु का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग कर दिया, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि विच जो है क्या होता है, वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। द पेन विच इज ऑन द टेबल, विच इज ऑन द टेबल इज माइन। कलम जो कि मेरे टेबल पर है वो मेरा है। इस सेंटेंस का यही हिंदी हुआ। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। देखिए पेन जो है क्या है, आपका वस्तु है, वस्तु है ना, वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स है। तो ये जो है वस्तु के लिए जो है हम लोग किसका यूज करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विच का प्रयोग किया गया है, तो ये विच का प्रयोग एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वस्तु के लिए जो प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, वह विच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विच का ही प्रयोग है, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अगर किसी ने द पेन हु इज ऑन द टेबल इज माइन, अगर ये लिखा रहता तो यहाँ पर हु का प्रयोग गलत हो जाता, क्योंकि हु का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। विच का प्रयोग क्या होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है, वस्तु के लिए होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे। तो दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच शी प्रेजेंटेड मी। देखिए ये सेंटेंस है, ये वही किताब है जो उसने प्रेजेंट किया था, उसने मतलब प्रेजेंट किया था, मुझे दिया था। ठीक है, इस तरह का एक सेंटेंस है, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए द बुक, दिस इज द बुक, बुक है ना, बुक क्या है आपका, वस्तु है। वस्तु के लिए क्या होना चाहिए, विच का प्रयोग होना चाहिए। तो क्या यहाँ वस्तु के लिए विच का प्रयोग किया गया है, हाँ किया गया है। तो इसका मतलब है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया विच का, एकदम सही है। तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे, हूँ और विच में क्या अंतर है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।